जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। आप इस प्रोग्राम को देखते हैं तो बराए करम इसको लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि इससे पहले वाले जो प्रोग्राम हैं वो भी आपके सामने आ सके और जो आने वाले प्रोग्राम हैं उनकी इत्तला भी आपको बर वक्त मिल सके। हम एक सीरीज़ कर रहे हैं और वो है फीड लॉट बिज़नेस के बारे में। आज ये चौथी किस्त है जो आपके सामने पेश की जा रही है। नाज़रीन, मैं एक किताब पढ़ रहा था। उस किताब में पूछा गया था कि मुर्दा, ज़िंदा और इंसान में क्या फ़र्क है। तो किताब में जवाब दिया गया था कि मुर्दा वो इंसान है कि उसे आप किसी किस्म की भी तकलीफ़ पहुंचा लें, उसको कोई एहसास नहीं होता। आप सुई चबोलें, आप लाठी मार दें, आप छाँव में फेंक दें, आप धूप में रख दें, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़िंदा जो है उसको जब अगर हल्की सी भी कोई सुई भी अगर आप चबोएं तो उसे पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। ये उसके ज़िंदा होने की अलामत है। और फिर सवाल ये है कि इंसान क्या है। तो उसने बताया कि जो शख्स दूसरों के दर्द को अपना दर्द महसूस करे उसे इंसान कहते हैं। यही एक जज्बा है जिस जज्बे की बुनियाद पर हम दोनों यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम एपिसोड 1 से लेके आखिरी एपिसोड तक हम इस प्रोग्राम को लेकर चलेंगे, ताकि मुल्क के अंदर जो आने वाले जो वक्त है उसके अंदर किसान ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल कैसे हो सके, पाकिस्तान ज़्यादा से ज़्यादा खुशहाल कैसे हो सके। गंदम के बारे में आपने गवर्नमेंट का रवैया आपने देख लिया। ये सब लोगों के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसे आप कहते हैं ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कि जब पता चला और यहाँ शोर बिचा कि गंदम नहीं ख़रीदी जा रही है इसलिए कि बाहर से गंदम ऐन उस वक्त मंगवाई गई जब आपकी फसल तैयार थी, तो वज़ीर आज़म ने कहा था कि मैं उल्टा लटका दूँगा जिन लोगों ने ये हरकत की है, और एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और ये केस नैब में जाएगा, एंटी करप्शन में जाएगा। उसके कुछ दिनों के बाद एक और वज़ीर का बयान आया कि अब ये मसला नहीं रहा, जिन लोगों ने बेच दी है वो बेच दी है। और तीसरी फिर ये आई कि आप किसी गलत फहमी का शिकार न रहें। अगले साल भी हमने गंदम नहीं ख़रीदनी है इसलिए कि ना हमारे पास पैसे हैं और ना हमारे पास जगह है। और अब जो लेटेस्ट बात चल रही है वो ये चल रही है कि इन 100 दिनों के अंदर आप देखें हमने गंदम कितनी सस्ती कर दी है। जो 25 रुपए की रोटी थी वो 15 रुपए की मिल रही है। वो बात कोई करने के लिए तैयार नहीं है कि कभी आपने फांसी पे लटकाने का वादा किया था, उसकी इंक्वायरी करने का वादा किया था। और साबिक वज़ीर आज़म जो अबूरी वज़ीर आज़म थे उन्होंने साफ कहा है कि मेरे ऊपर आप जिस किस्म की इंक्वायरी करनी हो करें, इन पब्लिक इंटरेस्ट मैंने इंपोर्ट करवाई थी। तो अब किसान जिंदा कैसे रह सकता है? उसका बेहतरीन तरीक़ा ये है कि वो अल्टरनेट ढूंढे और उसी दर्द को महसूस करते हुए हम इस अल्टरनेट के बारे में आपको बताते हैं। अभी ये कुर्बान गुजरी है और आपने देखा है कि जो जानवरों की कीमतें पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में रहते हुए जानवर पालने वालों को मिली है, ये कभी नहीं मिली। इसका मतलब ये है कि आइंदा आने वाला वक्त जो है उन फार्मर्स के लिए ज़्यादा बेहतर है जो अपने आप को जानवरों की परवरिश और जानवरों के बिजनेस में लगाते हैं। तो आज की किस्त के अंदर मैंने जनाब नवीद इकबाल साहब को दावत दी है। ये मुसलसल हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। SK लाइव स्टॉक ऑफ पाकिस्तान ये उसको चला रहे हैं और ये इकट्ठे अपने टीम के साथ काम कर रहे हैं। इनका टेलीफ़ोन नंबर नीचे दिया हुआ है। मज़ीद आपको कोई किसी किस्म की मालूमात अगर आपको चाहिए तो आप किसी वक्त भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो आज की एपिसोड जो एपिसोड नंबर 4 है उसमें हमने आपको बताना यह है कि एक लफ्ज़ है सप्लाई चेन। कभी कभार पता चलता है यूरिया कराची पोर्ट पर तो पहुंच गया, गवादर पोर्ट पर तो पहुंच गया, लेकिन पंजाब में या KPK में रहने वाले किसान के पास नहीं पहुंचा। ये सारा का सारा सप्लाई चेन के सेगमेंट्स का, उसके जो चेन है, ये असल उसका मामला है। तो हम जानना चाहते हैं आज के दिन और आपको बताना चाहते हैं
कि पाकिस्तान में गोश्त की सप्लाई चेन के कौन कौन से मदारिज हैं। नवीद साहब, मैं आज फिर आपको वेलकम करता हूं और मेरे किसानों की रहनुमाई जो आपने पिछले 3 एपिसोड्स में करवाई है। अब हम आगे चलते हैं और उसके बाद फिर हम और आगे चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला आखिरी प्रोग्राम तक ये सिलसिला चलेगा। आज हमने सप्लाई चेन के बारे में बात करनी है कि जब हम गोश्त की सप्लाई चेन की बात करते हैं उसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब, मैं आपका और आपके हाफिज़ वसी टीवी चैनल्स का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें ये मौका फ़राहम किया कि हम अपने एक्सपीरियंसेस और जो हमारे तजुर्बात हैं और जो हमारा एक विजन है पाकिस्तान के लिए, हम उसको किसान भाइयों के साथ शेयर कर सकें ताकि जो प्रॉस्पेरिटी है, जो खुशहाली है, वो पूरी सोसाइटी के अंदर आए। तो अब जैसे कि हाफिज़ साहब ने फरमाया कि किसान को एक साथ पैरेलल मुतबादिल भी साथ रखना चाहिए ताकि अगर कि कभी वो इंतज़ामी फ़ैसलों की वजह से या जो कमोडिटी साइकिल के अंदर जो उसके अपनी एक प्रॉब्लम्स आती हैं सीज़न बाय सीज़न और साल के साल, उसके अगर उसके ऊपर साइड इफ़ेक्ट आते हैं, बुरे असरात आते हैं, तो उसके साथ एक और बिज़नेस उसके साथ होना चाहिए ताकि उसके असरात कम से कम हो सकें। तो उसके लिए जो फील्ड लॉटिंग है ये किसान के लिए बेहतरीन बिज़नेस है जो हर तरह के हालात के अंदर, चाहे कसाद बाज़ारी हो, चाहे अफरात ज़र हो, चाहे डिमांड ज़्यादा हो, चाहे डिमांड कम हो, वो चलता रहता है। तो हम इस सिलसिले में पहले 3 प्रोग्राम कर चुके हैं। अगर आपने वो पहले 3 प्रोग्राम नहीं सुने तो काइंडली आपसे दरख्वास्त है कि वो पहले सुन लीजिए। हमारा जो पहला प्रोग्राम था उसमें हमने ये बयान किया था कि ये प्रोग्राम हम किन लोगों के लिए कर रहे हैं। तो दूसरा प्रोग्राम था वो था कि ये जो प्रोग्राम है हमारा और उसके साथ जो आप फील्ड लॉटिंग की तरफ जाएंगे या कैटल फैक्टरिंग की तरफ जाएंगे, फरबा गाह की तरफ जाएंगे या मवेशियों को फरबा करने की तरफ जाएंगे, तो वो क्यों जाएंगे और उसके फ़ायदे क्या हैं और मुस्तकबिल उसका क्या है। दूसरे प्रोग्राम में हमने ये डिस्कस किया था। तो अगर आपने ये 2 प्रोग्राम नहीं देखे तो काइंडली आप इनको जाके देखिए। तीसरे प्रोग्राम में हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था कैश, कि आपको बुनियादी तौर पर किन चीज़ों की ज़रूरत है किसी भी बिज़नेस को करने के लिए और ख़ासकर इस बिज़नेस को करने के लिए बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कामयाबी क्या है। तो अगर वो आपने देखा हो तो वो भी आप उसको जाके देख लिए। आज हमारा जो प्रोग्राम है वो एक तारुफ है पूरी मीट सप्लाई चेन का, चाहे आप उसके अंदर आप बीफ को डिस्कस कर लें, चाहे आप उसमें मटन को देखें, चाहे आप उसके अंदर आप पोल्ट्री को देखें, चाहे आप उसके अंदर फ़िश को देखें। तो ये जो मीट सप्लाई चेन है ये दुनिया के अंदर स्टैंडर्डाइज है। इसके अंदर जो सबसे पहला स्टेप, पहली स्टेज है या पहला जो सेगमेंट है जहाँ से ये सप्लाई चेन स्टार्ट होती है वो सीड स्टॉक का है। जैसे आजकल हम सब लोग सोचते हैं पाकिस्तान के अंदर कि हम ब्राह्मण का सीड लेके आएँ, चाहे उसकी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करें, अच्छा दूसरा एंगस लेके आएँ। अच्छा, ये सारा कुछ हम अपने कैटल्स के साथ भी कर सकते हैं। अल्लाह ने हमें बहुत अच्छी ब्रीड्स दी हैं, दुनिया की 12-13 ब्रीड्स हमारे पास हैं। अगर हम उनके ऊपर गौर व फिक्र करें तो उनकी ब्रीड्स को भी हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो हम हमारे जो एडवांटेज हैं हमारे कैटल्स के वो ब्राह्मण से और एंगस से बहुत ज़्यादा हैं। हम ऑर्गेनिक के पास हैं, हम आर्टिफिशियल चीज़ या ऐसी चीज़ें कैटल्स को बहुत कम देते हैं जिनसे उनके मीट की क्वालिटी डिस्टर्ब होती है। तो अगर हम अपने सीड स्टॉक के ऊपर काम करें तो हम अपनी ब्रांड बनाकर इसी साहिवाल का, इसी चोलिस्तानी का पूरी दुनिया के अंदर हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, जो पैरेलल होगा, बल्कि बेहतर होगा एंगस से भी और ब्राह्मण से भी। तो हमारे सप्लाई चेन के अंदर जो सबसे पहला स्टेप है वो है सीड स्टॉक को, कि आप ऐसे बैल बनाएं, एक ऐसे बैल की डेवलपमेंट करें कि जिसकी फिर आगे ब्रीड चले। तो वो लोग जो इसके अंदर अपने इंटरेस्ट रखते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, उनको इस स्टेज के ऊपर चलाना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होता है। तो वो लोग जो इसका शौक़ रखते हैं, इसके रिसोर्सेज रखते हैं और उनको इसके साथ कमिटमेंट है कि हमने पाकिस्तानी जो ब्रांड है उसको डेवलप करना है, पाकिस्तानी कैटल का जो सीड स्टॉक है वो उसको बेहतर करते हुए पूरे पाकिस्तान में फैलाना है। तो इस स्टेज के ऊपर वो लोग इंगेज हो सकते हैं। नवीद साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी प्यारी बात कही, मेरे लिए भी नई है जिस अंदाज में आपने बयान फरमाई है। अगरचे मैं वैसे तो जानता था लेकिन इस अंदाज में नहीं जानता था। सीड स्टॉक का मतलब आपने बड़ा अच्छा बयान किया है कि ये अल्लाह ताला ने एक नेमत हमें वैसे ही दी हुई है। वो दाएं बाएं भागने की ज़रूरत नहीं है। किसी सप्लायर के ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास जानवर हैं, क्या आप उनकी ब्रीड को इम्प्रूव कर सकते हैं यहीं बैठे बिठाए? एक मेरे पास देसी गाय है और मैंने फ्रीजियन का सीमन उसमें रखा। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मैं उस आदमी से, वो बछड़ी पैदा हुई बहुत खूबसूरत, मैंने कहा एक गाय को बेचनी है, ये अच्छे वक्तों की बात है। उसने कहा जी मैंने बेचनी है, और मैंने कहा कितने पैसे? उसने कहा जी 1 लाख रुपया।
मैंने कहा 30,000 की डग्गी है, तुम 1 लाख मांग रहे हो। उसने कहा हाफिज साहब आपकी इज्जत की खातिर मैंने तो गाय तो मैं आपको फ्री दे रहा हूँ, मैं तो बच्ची के पैसे मांग रहा हूँ आपसे। सही कह रहे हैं। तो ये आपकी बात दुरुस्त है कि पहला जो स्टेप है वो सीड स्टॉक की डेवलपमेंट है कि आपके अपने पास अच्छे जानवर होने चाहिए, और जो अच्छे हैं उनको आप बेहतर कैसे कर सकते हैं ये कोशिश जारी रखनी चाहिए। व्हाट नेक्स्ट सर? उसके बाद सीड स्टॉक के बाद हमारा जो सेकंड स्टेज आती है वो आती है काउ काफ ऑपरेशन। पहली है सीड स्टॉक ऑपरेशंस, जिसमें आप बेसिकली ब्रीड बनाते हैं, ब्रीडर बनाते हैं, चाहे वो सायर है चाहे वो डाइम है, जो भी आप उसको कह लें, तो वो डेवलप करते हैं और उससे फिर आपकी ब्रीड पूरी की पूरी आगे की तरफ चलती है। और दूसरा फिर उसके बाद ऑपरेशन आता है काउ काफ ऑपरेशन, जहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फिजिबल है कि जो ऑलरेडी दूध का काम कर रहे हैं, उनके पास 18, 16, 24 गाय या भैंसें हैं, तो वो सीड स्टॉक वाले से अच्छा ब्रीडर लेकर उसे मैटिंग करवा कर और फिर आगे वो अपनी गाय से अच्छे बच्चे ले सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 16 गाय हैं, 24 गाय हैं, उनके लिए 24 तक एक बैल काम कर जाता है। अगर आप अपना बैल भी रखना चाहें तो 24 तक के लिए आपके इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो एक तो आप दूध बेच रहे होते हैं, डेली बेसिस के ऊपर आपका रेवेन्यू आ रहा होता है, साथ फिर आपकी काफ्स आ रहे होते हैं। अब पहले क्या हो रहा था इस ऑपरेशन के अंदर कि लोग जब बच्चे पैदा होते थे, जो फीमेल होती थी वो किसान उसको रख लेता था दूध के लिए, और जो मेल होता था उसको वो या ज़िबा कर लेता था या उसको बेच देता था आगे, उसकी डेवलपमेंट खुद नहीं करता था, और वो बच्चों को ज़्यादातर जल्दी ही ज़िबा कर दिया जाता है या बेच दिया जाता है। या बेच देते हैं। बेचने वाला भी उसको ज़िबा की तरफ ले जाता है, उसको वो पालता नहीं है। तो अब जब आपको ये पता चलेगा कि हमारे जो मेल हैं इनको अगर हम 6-7 महीने अपने पास रख लें तो इनकी हमें अच्छी प्राइस मिल सकती है, तो अब जो मेल हैं वो भी फैटनिंग की तरफ जा सकते हैं और उनकी भी अच्छी इनकम किसान को होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये वाली स्टेज उन लोगों के लिए है जो दूध जिनके लिए अच्छा बिजनेस है और वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो अब आज के बाद अगर वो मेल को भी बचाएंगे, उसको जल्दी ज़िबा नहीं करेंगे, जल्दी नहीं बेचेंगे, उसके भी अच्छे उनको पैसे मिलेंगे और वो प्रॉफिट के ऊपर चले जाएंगे और सप्लाई चेन ज़रा इफेक्टिव हो जाएगी। Effective हो ये जाएगी। कि वो सेगमेंट जो पहले ज़ाय हो रहा था अब वो मौजूद है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने मोटा करके आपने उनको 6 या 7 महीने अपने पास रखना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज को आपने बेच देना है। अच्छा, ये हमारी सोसाइटी के अंदर जितना बड़ा ये सेगमेंट होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास मेल आएंगे कैटल। अच्छा, ये जितने ज़्यादा हो गए हमें बेइंतहा ज़रूरत है इस सेगमेंट की, और 15-15, 16-16, 20-20 गाय वाले सेगमेंट ही हमें चाहिए, इसमें बड़े ऑपरेशंस नहीं हमें चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो ऑपरेशन आता है काउ काफ ऑपरेशन के बाद आता है वो आता है बैकग्राउंडिंग का। अच्छा, मैं काउ बैकग्राउंडिंग से पहले मैं ज़रा यहाँ आपके वसातत से मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट भी को भी कभी कभार होश आता है और वो सेम दी काफ ऑपरेशन वो शुरू करते हैं जी। कि अगर आपने ये 2 महीने के या 2 दिन का या 3 दिन का जो बच्चा जो है कराची जाने की बजाय अगर आपने उसको संभाला है 4-5 महीने तो गवर्नमेंट भी कुछ उसमें शेयर करेगी। जी। वो वही चीज़ है। जी, वही चीज़ है जी। तो उसमें अब क्योंकि किसान के पास पहले उसकी कंजम्पशन कोई नहीं है, उसको ये नहीं पता होता कि ये बिकेगी नहीं। दूध वाले तो कैटल को उसको नज़र आ रहा था कि ये बड़ी होगी और दूध देगी और फिर आगे नस्ल आगे बढ़ाएगी तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो जो मेल है ये भी उतना ही फ़ायदेमंद है अब किसान के लिए। तो अब काउ काफ ऑपरेशन जितने ज़्यादा होंगे और छोटे सेगमेंट में होंगे हमारे लिए और किसानों के लिए उतनी ही प्रॉफिटेबल है, और इसके लिए बड़े सरमाए की ज़रूरत नहीं है, और जो लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। देखिए, ये आपने बड़ी प्यारी बात कही, किसी सरमाए की ज़रूरत नहीं है। वो मेरी गाय ने बचा दिया, हाँ जी। यानी कि मुझे तो पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। एक चीज़ मेरे पास मौजूद है, मैंने उसको कुछ देर संभालना है और ज़्यादा पैसे लेने। जी सर। अच्छा, इसके बाद जो आता है वो बैकग्राउंडिंग वाला आता है। इसमें ज़्यादातर जो काउ काफ ऑपरेशन वाले होते हैं वो 4 से 6 महीने तक बच्चा अपने पास रखते हैं, उसका दूध छुड़वाते हैं, अब वो बैकग्राउंडिंग वाले के हवाले कर लेते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर, यूरोप के अंदर जो बैकग्राउंडिंग का काम होता है वो कुछ और तरीके से होता है। हमारे यहाँ जो बैकग्राउंडिंग का काम होता है वो ये होता है कि जैसे हम चराई कराते हैं कि एक आदमी है, उसके पास कैटल है या सरमाया है। मसला हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि कुछ बिजनेस सप्लाई चेन के अंदर सेगमेंट ऐसे हैं जैसे वहाँ पे बंदे को खुद मौजूद होना, इन्वेस्टर्स को या उसको करने वाले को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसकी तवज्जो चाहिए। अच्छा, एक वो बिज़नेस है जिसके लिए उसको 24 आवर तवज्जो नहीं चाहिए। अब ये जो काउ काफ ऑपरेशन है इसके लिए 24 आवर तवज्जो चाहिए, सीड स्टॉक के ऊपर 24 आवर तवज्जो चाहिए। लेकिन जो बैकग्राउंडिंग वाला काम है इसमें ये होता है कि एक गाँव के अंदर उस
गांव के अंदर एक मालदार आदमी है, अल्लाह ने उसको वसाइल दिए हुए हैं, लेकिन वो तवज्जो नहीं दे सकता, तो ये करता है कि वो 40-50 कैटल ख़रीदता है, तो 2 लोगों को बांट के दे देता है और कहता है जी आप इसको चढ़ाओ और अगले 6 महीने के बाद हम इसको बेचेंगे, तो जो तो मेरा पैसा खर्च हुआ मैं ले लूँगा और जो प्रॉफिट आएगा उसको हम आपस में बांट लेंगे। अच्छा, अब उसके ऊपर चराने के ऊपर उसका खर्चा कोई नहीं आता, उसे दरख्तों के पत्ते खिलाने होते हैं, घास खिलानी होती है, या जो फसलें कट जाती है जो उसके अंदर वेस्ट पड़ी होती है वो उसने खिलानी होती है। तो ये हमारा दूसरा जो स्टेप है ये बैकग्राउंडिंग का है। तो अगर आप मसला हमारा एक फार्म बहावल नगर के अंदर है, अगर हम उसमें सुबह फजर के बाद उठते हैं तो हम देखते हैं कि उससे बेशुमार लोग अपने कैटल लेकर तो शहर की तरफ आ रहे होते हैं, शहर नहीं जाते लेकिन शहर की तरफ रुख करते हैं, तो रास्ते में दरख्त हैं, जो फसलें कट रही होती हैं उनका वेस्ट पड़ा होता है, कुछ ऐसी ज़मीन बेशुमार है वहाँ पर जहाँ पर घास फूस उगा हुआ होता है, वो उनको खिलाते हैं, फिर शाम को वापसी की तरफ वो सफ़र कर लेते हैं। तो तीसरा जो स्टेप है इसके अंदर वो बैकग्राउंडिंग है। बैकग्राउंड है असल पाकिस्तान में है, और जब हम बाहर की बात कर रहे हैं क्योंकि हम इनको बिजनेस की तरफ लेके जाना चाहते हैं जी, वो जो यूरोप वाला बैकग्राउंड है हमारे वाला मुख्तलिफ है जी, ये हमारे किया हुआ है अदियारा सिस्टम, तो इसको हम बैकग्राउंडिंग कहेंगे, अंग्रेजी के अंदर हम बैकग्राउंडिंग कहेंगे, और आपकी ज़बान के अंदर हम अदियारा सिस्टम। इसमें और उसमें एक फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि वहाँ पर पूरी तवज्जो खुराक पर दी जाती है ताकि वो कम वक्त, वहाँ पर ग्रेजिंग एरियाज होते हैं, ग्रेजिंग एरियाज होते हैं। ये बेचारा जो है ये बावलपुर से चला, सड़क के किनारे घास है, 5-7 किलोमीटर वहाँ से चला गया, किसी की तो शकरकंदी कटी हुई है और उसने वहाँ चला दिया। तो लेकिन यहाँ पे वो फैटनिंग उस अंदाज में नहीं होती जिस तरह प्रॉपर खुराक देने से होती है। अच्छा, अब लेकिन ये सेगमेंट एग्जिस्ट करता है और इसको ऐसे ही हमें डेवलप करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसमें बेशुमार लोगों का रिस्क भी होता है। अच्छा, उसमें वो लोग जो देहाती एरियाज़ के अंदर रहते हैं उनके पास वसाइल होते हैं, उनके वसाइल भी यूज़ हो जाते हैं और उनके कैटल भी उनकी नज़रों के सामने रहते हैं, शाम को वो गाँव में वापस आ जाते हैं। तो ये हमारे सेगमेंट है एक। उसके बाद जो इसके अगले वाला सेगमेंट है वो है हमारा फील्ड लॉटिंग का। अब जो कैटल है, जो बैल है, या हमारा जो बछड़ा है या जो कट्टा है, ये अब वो उस सिस्टम से निकलकर, उस ऑपरेशन से निकलकर कहाँ पे आ जाएगा, या तो मंडी में चले जाएगा या सीधा फील्ड लॉट के अंदर आ जाएगा। अगर मंडी में भी जाएगा तो वहाँ से भी ज़्यादातर जो कैटल है वो बाय करके कहाँ पे लाए जाते हैं, फील्ड लॉट्स के अंदर। अब जो फील्ड लॉट्स है उसने बेसिकली फाइनली फिनिशिंग करनी होती है। इसका मतलब यहाँ उसकी उम्र 8 से 10 महीने होगी? नहीं, उसके यहाँ पर जो फील्ड लॉट के अंदर आता है अब यहाँ से 18 से 24 महीने तक जाती है इसकी। अच्छा, कि 4 से 6 महीने तक तो रखता है उसको काव काफ वाला, राइट। उसके बाद 8 से 12 तक ले आता है उसको अदियारा, ठीक है, और फिर 18 से 24 तक जो है वो फील्ड लॉट के अंदर होता है, राइट। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन के आगे मार्केट किस एज के कैटल की है। अच्छा, अब यहाँ पर आके उसकी फाइनल फिनिशिंग होती है। अब यहाँ पे मेन 2 ऑब्जेक्टिव होते हैं फील्ड लॉट्स के ऊपर, और ये छोटे ऑपरेशन नहीं हो सकते। अगर किसी के पास वसाइल कम है, वो कम कैटल रखना चाहता है, उसको फील्ड लॉट से पिछले वाले ऑपरेशंस के ऊपर चले जाना चाहिए, वो उसके लिए ज़्यादा फिजिबल है, प्रॉफिटेबल है। बैकग्राउंडिंग पे चले जाना चाहिए, काव काफ ऑपरेशन पे चले जाना चाहिए, उसको सीड स्टॉक पे चले जाना चाहिए। ये मुझे खुशी है कि इसमें कंपल्शन नहीं है, मतलब तमाम डोर जो है खुले हुए हैं। मैं अगर सीड स्टॉक कर सकता हूँ तो मुझे किसी ने रोका है, और आप अगर काव काफ पे जाना चाहता हूँ मुझे किसी ने नहीं रोका। यानी कि इन बैकग्राउंडिंग पे जाना चाहता हूँ, अगेन इट इज़ बेनिफिशियल। इसका मतलब हर जगह पर मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसे ही है। अच्छा, अब आपसे अक्सर लोग पूछते हैं यार आप हमें कोई ऐसा तरीका बताया कि हमने फील्ड लॉट या हमने फैक्ट्री का काम करना है तो हम आहिस्ता आहिस्ता कर सकें, हमारे पास वसाइल नहीं है। अच्छा, अब आप उनको ये रास्ता बता सकते हैं भाई जो फील्ड लॉट का ऑपरेशन है ये कम से कम 1000 करेंगे तो आपके लिए प्रॉफिटेबल है, और सोसाइटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी निकलेगी, इसकी सस्टेनेबिलिटी रहेगी और इसमें अच्छे प्रॉफिट्स होंगे। अगर 1000 से कम की आपकी है तो आप बैकग्राउंडिंग के ऊपर चले जाइए, अगर उससे भी कम है तो उसके ऊपर आप चले जाइए, आपको फिर फील्ड लॉट ऑपरेशन पे नहीं आना चाहिए, फिर आपको काव काफ ऑपरेशन पे चले जाना चाहिए। अच्छा, वो किसान जिसको डेली रेवेन्यू चाहिए उसके लिए ना फील्ड लॉट फिजिबल है, ना उसके लिए बैकग्राउंडिंग फिजिबल है, उसके लिए फिजिबल है काव काफ ऑपरेशन जिसमें डेली दूध भी आएगा, बच्चे भी आएंगे। एक सीज़न आता है जिसमें काव ड्राई हो जाती हैं, तो अगर उसे कुछ 24 काव रखी हुई हैं तो 24 में कोई 18-16 तो दूध देती रहेंगी, तो उसका जो सर्कल है कैश आने का वो कंटिन्यू रहेगा। तो ये अब आपको किसान को ये सोचना है कि मेरे वसाइल क्या हैं और मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और मैं कहाँ पे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ,
उसको उसी सेगमेंट के ऊपर जाना चाहिए। उसको ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो अपनी हिम्मत से बढ़कर, अपने वसाइल से बढ़कर तो काम शुरू करे। मसलन आप 10 कैटल के साथ भी फील्ड लॉटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। आप वो तमाम लवाजमत पूरे ही नहीं कर सकते उसके, क्योंकि इसमें आपको एक मुख्तसर वक्त के अंदर, सबसे मुख्तसर वक्त है फील्ड लॉट के ऊपर, जब आपने उसके ऊपर 2 काम करने हैं। एक तो उसकी जो क्वालिटी थी आपने उसको सही करना है, उसके ऊपर जो फैट है उसको मैक्सिमाइज़ करना है, और मीट को मैक्सिमाइज़ करना है लिमिटेड टाइम के अंदर। अच्छा, ये जब तक आपके पास पूरा सिस्टम नहीं है, एक्सपर्ट्स आपके साथ नहीं खड़े हुए, आप ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इससे बेहतर है कि आप बैकग्राउंडिंग के ऊपर चले जाएं या काफ ऑपरेशंस के ऊपर चले जाएं। अगर आपने फील्ड लॉट बिजनेस करना है तो अब आपको कम से कम 1000 का ऑपरेशन सोचना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो इसके आगे वाला ऑपरेशन है वो है, नहीं, पहले मेरे पास आपने बड़ा सही फरमाया है कि ज़िंदा रहने के लिए ये इतने डोर्स ओपन हैं, मुझे हर में कुछ ना कुछ मिलेगा। अब सवाल ये है कि आप मुझे रास्ता वो दिखाना चाहते हैं जो खुशहाली का रास्ता है, और वो आपने बताया है कि 1000 जानवर अगर मैं फीड लॉट में डालता हूँ तो उसके अंदर तो क्या ही बात है कि फिर आप डॉलर आप गिनते रहें। अब अगर मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है तो मैं किसी और को साथ में ला सकता हूँ, आप ग्रुप बना सकता हूँ, बिल्कुल आप कोऑपरेटिव बना सकता हूँ, फार्मर ग्रुप बना सकता हूँ। जी बिल्कुल आप बना सकते हैं, आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, आप कोऑपरेटिव बना सकते हैं। अच्छा, लेकिन आपको ये देखना है कि क्या आपका एटीट्यूड पार्टनरशिप चलाने का है कि नहीं है। आप देखें कि हमारे यहाँ बिज़नेस बहुत देर तक नहीं चलते, फैमिली बिजनेस भी बहुत देर तक नहीं चलते, उसमें हमारे एटीट्यूड्स होते हैं। तो अगर आपका एटीट्यूड है और आपको राइट पार्टनर्स मिल जाते हैं तो फिर तो आप पार्टनरशिप की तरफ चले जा सकते हैं। अदरवाइज आपको साल के बाद 6 महीने के बाद बिजनेस बंद करना पड़ेगा। तो आप काम वो करें जो सस्टेनेबल हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये सोचिए कि अगर आप इंडिपेंडेंट रहते हुए काम करना चाहते हैं तो अब आप अपने वसाइल के मुताबिक और अपने टारगेट्स के मुताबिक चलें। आप उस सेगमेंट के ऊपर मत आएँ जहाँ पे वसाइल आपकी हिम्मत से ज़्यादा हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, फील्ड लॉट के ऊपर जब कैटल प्रिपेयर्ड हो जाता है, ये 18 से 24 महीने का एक स्टैंडर्ड साइज़ है, स्टैंडर्ड टाइम है। राइट, यहाँ मैंने कितनी देर रखना है? इस पे टाइम फैक्टर ऐसा तो कोई नहीं है। वेट फैक्टर तो मैं वो बताता हूँ आपको। इसके ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने ये क्लेम करना है कि दिस इज़ अ ग्रेन फिनिश्ड, कि इसको वंडा दे के तैयार किया गया है, तो कम से कम आपको जो छोटा कैटल है उसको 70 दिन रखना पड़ेगा। आपको उसकी ट्रेसेबिलिटी देनी पड़ेगी, उसकी डिटेल का मतलब है बकरी नहीं कि उसका जो वेट है, वेट रेंज है उसके अंदर। ठीक है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड में इसको बिल्कुल डिफाइन किया गया 2 लाइनों के अंदर कि अगर कैटल का वेट यहाँ तक है तो अगर आपने अपने कस्टमर को ये क्लेम करना है कि दिस इज़ अ ग्रेन फिनिश्ड, तो फिर आप उसको 70 दिन की ट्रेसेबिलिटी और 70 दिन का आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि ये 70 दिन ग्रेन के ऊपर रहा है। अगर उसकी रेंज उससे बढ़ जाती है, उसका हैवी वेट हो जाता है, तो फिर आपको उसको 100 डेज़ रखना है। 100 डेज से कम आप रखेंगे तो वो इंटरनेशनल मार्केट में ग्रेन फिनिश्ड एक्सेप्टेबल नहीं होगा। थैंक यू जी, बड़ा क्लियर किया आप। अच्छा, तो अब अच्छा उसके बाद कोई इसके अंदर नहीं है टाइम फैक्टर। बस आपने 1000 कैटल रखा, ये जो भी आपके पास उसकी इन्वेंट्री है। अब जब आप उसके अंदर फीडर कैटल डालते हैं तो अब आपको ये देखना होता है कि मेरा जो कस्टमर है उसकी डिमांड क्या है। अच्छा, हर चीज़ ने कस्टमर के साथ मूव होना है, चाहे वो सीड स्टॉक है, चाहे वो आगे फिर काफ ऑपरेशन है या बैकग्राउंडिंग है या फील्ड लॉट्स है। बेसिकली आपने डिटरमिन करना है कि मीट किस क्वालिटी का चाहिए। अभी तक हमारी सारी इंडस्ट्री वेट के ऊपर खड़ी हुई है। दुनिया के अंदर जो प्राइस मिलती है वो वेट की नहीं मिलती, वो क्वालिटी की बेसिकली मिलती है। अच्छा, अब आपने क्वालिटी के हिसाब से चीज़ों को लेके चलना है कि मेरे आगे कस्टमर को ये क्वालिटी चाहिए और मैंने ये प्रोड्यूस करनी है। तो अब उसके अंदर अगर आप कर रहे हैं कि ये इट्स अ ग्रास फेड और ग्रेन फिनिश्ड है। अच्छा, ये ज़रा कई दोस्तों ने कमेंट्स में आपके बारे में ये शिकवा किया है कि बेहतर था कि ये प्रोग्राम इंग्लिश सुनाने वाले को मिल जाए, तो लिहाजा आप ज़रा उर्दू में तर्जुमा कर दीजिए। अच्छा, हमारे सुनने वाले प्यार करते हैं, इसमें बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं, हमें खुशी होती है उस फीडबैक से। अच्छा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, बस इंटेग्रिटी है, आप मुझे इसका उर्दू तर्जुमा करके बता दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ इंटेग्रिटी होती नहीं, इसलिए उसका उर्दू में तर्जुमा ही कोई नहीं है। नहीं होती है, किरदार मेरा ख्याल है। नहीं सर, एग्जैक्टली वो नहीं है जैसे दूसरे लफ्ज़ों का मिल जाता है, जैसे ऑनेस्टी है उसका आपको एग्जैक्टली उर्दू का मिल जाता है, इंटेग्रिटी का नहीं मिलेगा आपको। ये मसला ही नहीं हमारा। अच्छा, आप उसमें ये है मसला है फीड लॉट फैट नहीं। अच्छा, अब उसमें ऐसा है कि आज की एक हाफिज साहब ने बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन किया यहाँ पर और तवज्जो दिलाई है, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। उसमें मुझे भी मुश्किल है, आपको भी मुश्किल है, लेकिन एक तरफ हमने जाना ही जाना है। वो जितनी जल्दी चले जाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि आज आप मोबाइल को उर्दू में क्यों नहीं बोलते?
मोबाइल का उर्दू तर्जुमा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, लेकिन आप उसको मोबाइल बोलते हो, रेडियो को रेडियो बोलते हो, कार को कार बोलते हो। अच्छा, इसी तरह कुछ हमारी जो मजबूरियाँ हैं वो इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी की हमारे पास अभी उर्दू है ही नहीं है, तो हमें वो अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। और उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आज हर बिज़नेस जो है ना वो इंटरनेशनल बिज़नेस है। जब आप इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो आपकी सारी साइंस उसके मुताबिक होती चली जाती है, जिसको हम अगले सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, इसके अंदर सप्लाई चेन के अंदर, मीट की सप्लाई चेन के अंदर, वो है मीट पैकिंग हाउस। हमारे यहाँ उसको अभी स्लाटर हाउस कहते हैं, दुनिया उसको मीट पैकिंग हाउस कहती है, जहाँ पे 2 ऑपरेशन हो रहे होते हैं। दोबारा जरा मुझे दोहरा देगा, सीड से टॉकिंग। सबसे पहला सप्लाई चेन के अंदर सबसे पहला सीड स्टॉक, राइट, उसके बाद काफ ऑपरेशन, बैकग्राउंडिंग, उसके बाद है फीड लॉटिंग, अब है मीट पैकिंग हाउस। गुड। अच्छा, मीट पैकिंग हाउस के अंदर 2 ऑपरेशन हो रहे होते हैं, एक स्लॉटरिंग का, दूसरा पैकिंग का। अच्छा, अब ये जो बिजनेस है, अब मैं थोड़ा सा आगे चलने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये असल चाहे आपकी मर्ज़ी है कि आप इनमें से कोई एक सेगमेंट ले लें, और ये भी आपकी मर्ज़ी है कि आप सारे काम एट वन टाइम सारे कर लें। तो अभी जो मैं सोच रहा था वो ये था कि मैंने फीड लॉट के लिए जानवर तैयार किए हैं और मैंने आगे भेज दिए स्लाटर करने वाले के लिए। अब आप बता रहे हैं कि ये काम जो है ये इसी तरतीब से चले, और अगर जब हम स्लाटर हाउस पे आते हैं तो असल वो दो काम है उसके, 2 ऑपरेशन है, दो ऑपरेशन। नंबर 1, कैटल को स्लाट किया जाएगा, उसका एक पूरा सिस्टम लगा होता है। उसके बाद उसको चिल्ड किया जाएगा। अब चिल्ड करने के 2 मकसद होते हैं। नंबर 1, एक तो जो उसका लाइव मसल है वो कन्वर्ट हो जाए गोश्त के अंदर। वो एक रीगर मोटस का प्रोसेस होता है, जैसे इंसान मरता है तो उसका जिस्म पहले नरम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होना शुरू होता है, और फिर नरमी की तरफ जाता है, रिजॉल्व होता है, जब वो फिर गलना सड़ना शुरू होता है। मीट के अंदर ऐसा है कि मीट के हर मसल के अंदर एनर्जी होती है। पहले वो ऑक्सीजन के साथ चल रहा होता है सारा सिलसिला। अच्छा, उसके बाद जब हम उसको कैटल को ज़िबा करते हैं तो स्टिल उसके जो मसल्स हैं उसके अंदर एनर्जी होती है, और वो लाइव होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूम होती है। ये अभी कुर्बानी गई है, और जो लोग अपने घरों में बकरों को और ये बछड़ों को ज़िबा करते हैं वो देखते हैं कि ज़िबा होने के बाद भी वहाँ कोई ना कोई मूवमेंट उसकी बॉडी में किसी न किसी जगह पे होती रहती है। अच्छा, अब ये जो रिगर मोटस है, ये अगर कैटल हेल्थी था तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट होगा ये 4 से 6 घंटे में होगा ज़िबा करने के बाद, चाहे हम घर में ज़िबा करते हैं चाहे हम स्लाटर हाउस पे ज़िबा करते हैं। अच्छा, अब इसका जितना कैटल वीक होगा, बीमार होगा, ये प्रोसेस उतना लेट स्टार्ट होगा। जितना ये लेट स्टार्ट होगा हमें उसकी चिलिंग के ऊपर उतने ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, उतना ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले एंटीमॉर्टम किया जाता है स्लाटर हाउस के ऊपर। वहाँ पे कैटल रिजेक्ट हो जाते हैं कि जो हेल्थी नहीं होते, बीमार होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, उनके ऊपर कोई ग्रोथ हुई होती है उस मेयार पर नहीं जिस मेयार पर दरकार है। अच्छा, दरकार इंसान कहीं भी हो, उसको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वो सब इंसानों के लिए एक है। उसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाला गोश्त इस तरह का खाएगा, यूके का रहने वाला इस तरह का खाएगा, गांव का रहने वाला इस तरह का खाएगा, ये जो गरीब आदमी है इसको कैंसर ज़्यादा भी मीट दिया जा सकता है। तो जो इंसानों के लिए दुनिया ने स्टैंडर्ड बनाया है ना वो एक है। वो चाहे अमेरिकन गोश्त खाए, चाहे यूरोपियन यूनियन का बंदा गोश्त खाए, या सऊदीया का खाए, या पाकिस्तान का खाए। अब जो स्लाटर हाउस है उसका सबसे पहला काम है कि एंटीमॉर्टम के ऊपर वो कैटल को रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद उसको वो स्लाटर करेंगे। स्लाटर करने के बाद फिर उसका पोस्टमार्टम होगा। अब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जैसे सांस की बीमारी है, अगर तो एंटीमॉर्टम करने वाला बहुत सेंसिटिव है तो वो सांस की जो रफ्तार है उसको चेक करके वो देख लेगा कि इसका सांस जो है ना वो एबनॉर्मल है, तो वो उसको वहीं पर रिजेक्ट कर देगा कि चांसेस हैं कि इसको लंग्स की प्रॉब्लम है और ये सांस नहीं ले पा रहा, मुंह खोल के सांस ले रहा है, या कोई और इशू है उसको, तो वो उसको वहीं पर रिजेक्ट कर देगा। अदरवाइज़ जब उसको स्लाट किया जाएगा तो जो उसके ऑर्गन्स निकलते हैं जैसे दिल है, गुर्दा है, फेफड़े हैं, इन तमाम को देख के तो वो डिसाइड करेंगे कि नो ये गोश्त भी सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे जब जाता है तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो जाता है। तो अगर फीड लॉट से कैटल हेल्थी आया है तो यहाँ पे रिजेक्शन नहीं होगी और क्वालिटी बड़ी अच्छी आएगी। उसके बाद वो उसको कन्वर्ट करेंगे मीट को लाइव मसल से किसके अंदर, गोश्त के अंदर। अब आपने अगर घर में भी गोश्त बनाया है ना तो आपको 24 घंटे उसको फ्रिज में रखना चाहिए, उससे पहले नहीं खाना चाहिए। उससे पहले वो लाइव मसल्स हैं और उसके ऊपर मक्खी नहीं आनी चाहिए, उसको ज़मीन पे ज़िबा नहीं करना चाहिए, ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं। उसके बाद चिलिंग के बाद जो स्लाटर हाउस है उसको वो पैक करता है, कंफर्म करता है कि इसकी जो चिलिंग है, अच्छा जो मीट की चिलिंग है
वो उसका स्टैंडर्ड ये है कि उसको डीपेस्ट पॉइंट के ऊपर जो हड्डी है उसको हड्डी का टेम्परेचर 0 to 4 होना चाहिए। अगर नहीं है तो मीट चिल्ड नहीं है। अच्छा, ये तो फार्मर का काम नहीं है, ये फार्मर का नहीं है, ये तो उसने हवाले कर दिया, ये आगे वो जाने और वो जाने। अच्छा, लेकिन ये फार्मर को पता होना चाहिए, क्योंकि जब रिजेक्ट होगा ना तो फार्मर बेचारा परेशान होगा कि यार मेरा कैटल ने रिजेक्ट क्यों कर दिया। वो लड़ेगा, अच्छा वो उसके मुख्तलिफ तरीके ढूंढेगा। अच्छा, अगर उसको ये पता है कि ये प्रोसेस आगे स्लाटर हाउस के अंदर होना है और उसमें मेरा कैटल जो हो अगर सही नहीं है तो एंटी मोर्टम के ऊपर भी रिजेक्ट हो सकता है और पोस्टमार्टम के ऊपर भी रिजेक्ट हो सकता है, या उसका कोई पार्ट जो है वो अगर डैमेज है, उसके ऊपर ज़ख्म आ गया हुआ है तो वो भी रिजेक्ट हो सकता है। तो इससे इस प्रोसेस को कंप्लीट कौन करता है? ये स्लाटर हाउस करता है। ये फील्ड लॉट वाले को भी पता होना चाहिए, ये बैकग्राउंडिंग वाले को भी पता होना चाहिए, और ये काव काफ ऑपरेशन वाले को भी पता होना चाहिए कि मेरे यहाँ जो कैटल है इससे जाके प्रोसेस इसी क्वालिटी का पता चलना है। स्लाटर हाउस आपकी बात से जो मैं समझा हूँ, देखिए ना, बहुत प्यारे अंदाज में हम चल रहे हैं। मैं आपकी बात से समझा हूँ कि जब मैं फील्ड लॉट फैटरिंग कर रहा हूँ तो मुझे वो इंटरनेशनल लैंग्वेज और वो रिक्वायरमेंट जो है वो पता नहीं स्लाटर हाउस अगर मुझे पता चलेगा तो मेरा जानवर कभी रिजेक्ट नहीं होगा। इसलिए कि मैं खुद जाने नहीं दूंगा, मुझे पता आगे जाके रिजेक्ट हो जाएगा और मेरा नाम ख़राब करेगा और लॉस होगा आपको। Yes. लॉस होगा। अच्छा, जब मीट पैकिंग हाउस अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ से फिर वो एक्सपोर्ट हो जाता है या लोकल मार्केट के अंदर आ जाता है। अच्छा, ये पैकिंग जो है किस साइज़ में होती है? अच्छा, ये इसमें डिपेंड करता है कि आगे कस्टमर क्या कह रहा है। मतलब कस्टमर कहता है कि मुझे फुल कारकस चाहिए, फुल हेड चाहिए, जिसमें पूरा जो लाशा होता है, जो उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, जिसमें से ना खाने के काबिल जो अज़ा है वो निकाल लिए जाते हैं, पेटा, हाँ जी, ये कलेजी, गुर्दे, ये सब निकाल लिए जाते हैं। तो बाकी जो गोश्त बचता है हड्डी के साथ उसको कारकस कहते हैं। वो कहता है जी फुल हेड मुझे चाहिए, तो हम उसको काटे बगैर ऐसे ही पैक करते हैं कपड़े के अंदर और पॉलीथीन के अंदर, और उसको हम आगे एक्सपोर्ट कर देते हैं। या वो कहता है कि मुझे ये 4 कट्स में चाहिए या 2 हाफ्स में चाहिए। उसके बाद फिर इसके प्राइमल कट स्टार्ट हो जाते हैं। अमेरिकन जो कहते हैं 8 प्राइमल कट्स हैं। इसका ताल्लुक है हड्डी की, जो उसकी जो ज्योमेट्री है कैटल की। बेसिकली जो कैटल है ना वो ज्योमेट्रिकल है, उसकी जितनी भी कटिंग है ना वो ज्योमेट्रिकल है। अच्छा, अमेरिकन ने और ऑस्ट्रेलियंस ने इसको साइंस बना दिया है कि अगर आपने ये वाला कट चाहिए तो आपको इस हड्डी से लेकर इस हड्डी तक ये काटना है गोश्त, तो ये वाला कट बन जाएगा। हमारे यहाँ अंदाजे के ऊपर है। अच्छा, उन्होंने उसकी पूरी ड्राइंग्स बना दी है, पूरी ज्योमेट्री दे दी है, उसके मुताबिक ये कट होगा। उसके बाद वो कहेंगे जी मुझे बोनलेस चाहिए। अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पीएच लेवल। अगर पीछे से कैटल का पीएच लेवल काव काफ ऑपरेशन से, फिर बैकग्राउंडिंग के अंदर और फिर फीड लॉट के ऊपर उसको फीड ऐसी दी गई है जिसने उसको एसिडिक कर दिया है। बस न्यूट्रल तो 7 है ना, अगर एसिडिक कर दिया है और ग्लाइकोजन लेवल उसका लो है एट द टाइम ऑफ ज़िबा करने के वक्त, तो उसका जो पीएच लेवल है वो कभी भी 5.4 से 5.6 तक नहीं आएगा। और अगर ये नहीं आता तो वो मीट नहीं है। अच्छा, इसको तो हम डिस्कस करेंगे जब हम फीड लॉट फैटरिंग के अंदर फीड की बात करेंगे। अच्छा, अब जब वो यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाता है तो वहाँ पर वो जाता है पुरवेयर के पास, उसे कहते हैं पुरवेयर। ये क्या करता है, ये बड़े पीसेस को छोटे पीसेस में कट करता है और आगे जिस तरह का उसका क्लाइंट है, मसलन अगर उसका आगे उर्दू में क्या कहेंगे पुरवेयर को कहते हैं कि ये जो बुचर, करीबी तरीन तर्जुमा, आप बुचर कह लें उसको, बुचर, कि वहाँ एक आदमी बैठा होगा जो बुचर है, जो उसको हैंडल करेगा, वो उसके कट्स बनाएगा अपने कस्टमर के मुताबिक। ठीक। मसलन एक उसका कस्टमर है, वो कहता है जी मुझे जो है ना वो बोनलेस चाहिए, वो बोनलेस कर देगा। एक उसमें कहता है जी मुझे सिर्फ उसमें जो है ना वो राउंड चाहिए, एक मुझे सिर्फ नेक चाहिए। अच्छा, वो उस तरह उसके कट बनाएगा और आगे एज ए होल सेलर उनको दे देगा। ठीक है। उसके आगे जो आगे है वो उसके रिटेलर खड़ा हुआ है, रिटेलर उसको अपनी शेल्फ के अंदर रखेगा और आगे फिर कंज्यूमर है, कंज्यूमर आगे उसको वहाँ से बाय कर लेगा। मतलब वहाँ सीड स्टॉक से चला और कंज्यूमर तक पहुँचा, सारे मराइल तय करता हुआ, अल्टीमेटली फिर वो एक ऐसे आदमी के पास पहुँचा जो ना इस मुल्क में रहता है, ना इस मुल्क का बासी है, लेकिन वो उसकी कास्ट पे कर रहा है अकॉर्डिंग टू योर क्वालिटी। अच्छा, अब इसके अंदर हर सेगमेंट के ऊपर जो बिजनेसमैन यहाँ पे खड़ा हुआ है, चाहे वो सीड स्टॉक के ऊपर है, चाहे वो काव काफ ऑपरेशन के ऊपर है, चाहे वो बैकग्राउंडिंग के ऊपर है, चाहे वो फील्ड लॉट के ऊपर है, चाहे वो स्लाटर हाउस के ऊपर है, चाहे वो पुरवेयर है, वो किसी भी स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है, अगर उसको कस्टमर की प्रेफरेंसेस का नहीं पता कि कस्टमर क्या चाहता है, कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर बेसिकली जिससे पका के खाना है इसको, जो यूज़र है इसका, वो क्या चाहता है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्या है, तो ये हमारा जो मीट है कभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पूरा नहीं उतर सकेगा। मसलन एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ये जो फैट है उसका कलर,
अब दुनिया ने इसको कलर के साथ स्कोर कर लिया हुआ है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक 3 चीज़ों के साथ है। नंबर 1 कि उसकी ब्रीड कौन सी थी, जेनेटिक्स के साथ है। हम इसको नहीं छेड़ सकते फ़िलहाल। हम इसको जो मेजर देखते हैं वो देखते हैं फीड के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर फीड उसको दी जा रही है कि जिसके पिगमेंट्स जो हैं, फीड के अंदर पिगमेंट्स होते हैं जो कलर देते हैं जाके अंदर मीट को और उसकी फैट को, अगर वो ऐसे हैं जो उसको येलो कर रहे हैं या क्रीमी कर रहे हैं, तो घास इंटरनेशनल लेवल पे वो जाएगा, वो कहेंगे जी ये मीट तो हमें नहीं चाहिए, ये तो जॉन्डिस हुआ वो इसको। अच्छा, इसका सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? काऊ काफ ऑपरेशन से। चलो काऊ काफ ऑपरेशन पे तो दूध तक था, उसने दूध चढ़ाया और आगे बैकग्राउंडर को दे दिया। अच्छा, बैकग्राउंडर ने उसको वो तमाम चीज़ें खिलाई कि जो जिस खुराक में जाके उसकी फैट के कलर को चेंज कर दिया। आगे फील्ड नोट के पास आ गया। अब फील्ड नोट वाला भी क्या कर रहा है, वो अपनी साइंस लड़ा रहा है उसके ऊपर कि ये जो मैं सालिज बनाता हूँ ना, ये मुझे सस्ता पड़ता है, ये मुझे महंगा पड़ता है। वो ये नहीं देखता कि वो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहा है उसने अंदर जाके मीट की कलर के ऊपर और फैट के कलर के ऊपर क्या इम्पैक्ट करना है। उसने ये हाफिज़ साहब ये तमाम चीज़ें जो है पूरे चैनल के अंदर देखी जाएंगी, पूरे सप्लाई चेन के अंदर देखी जाएंगी। तो ये हमारे जो पूरा हमारा सप्लाई चेन बनता है, इसमें जो पहले 4 लेवल हैं वो कैटल को पैदा करने से लेकर तो फिनिश करने तक के हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हैं वो उसको प्रोसेस करके, स्लॉटरिंग करके, प्रोडक्ट बना के और फिर बेचने के मराइल हैं उसके सारे के सारे। तो अगर तमाम के तमाम जो इस सप्लाई चेन के अंदर पार्टनर बनते हैं उनको ये तमाम चीज़ों का नहीं पता होगा तो वो एक प्रोडक्ट अच्छी डेवलप नहीं कर पाएंगे। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में हम आपको 2 ऐसी चीज़ें बताएंगे जो मेरा यकीन है कि आपको किसी ने नहीं बताई होंगी और जो कामयाबी के बेहतरीन राज हैं। अगर जिस तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम मुझे 2 चीज़ों की गारंटी दो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूँ। ये 2 राज हम आपको वो बताएंगे कि अगर आप इसकी गारंटी देंगे तो हम आपको कामयाबी की गारंटी देंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।